2015 के अंतर्गत देखा जाए तो हिस्ट्री से यहाँ टोटल सवाल 20 यहाँ पे पूछा गया है और इन 20 सवालों को हम लोग पूरा डिटेल्स एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे, एक एक ऑप्शन पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे, जैसा कि अभी तक हम लोग करते आए हैं। आज का पहला प्रश्न है, 1944 में गांधीवादी योजना की व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा की गई थी। 1944 में की गई थी। मूलतः अगर देखा जाए यहाँ पे तो इनके द्वारा गांधीवादी जो भी विचारधारा था उसी को ही फॉलो करके एक कह सकते हैं ना, ठीक है, क्रिप्स कंपाइलिंग वे में यहाँ पे देने का प्रयास किया गया था। जैसे कि श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा बताया गया कि देखिए, भारत में जो भी लोग हैं, यहाँ पे भारतीय लोग हैं, उनका भौतिक स्तर बढ़ना चाहिए, लाइवलीहुड आजीविका के जो भी रिसोर्स है वो आना चाहिए और कल्चरल एक्टिविटियों को साथ साथ यहाँ पे ऊपर उठाना चाहिए। और इसके लिए उनके द्वारा खासकर देखेंगे यहाँ पे ग्रामीण उद्योगों पे बल दिया गया, ग्रामीण उद्योग हो गया, कुटीर उद्योगों पे बल दिया गया और बिल्कुल ही नेहरूवादी मॉडल के विपरीत देखेंगे तो रोजगार उन्मुख चीज़ों पे यहाँ पे इनके द्वारा बल दिया गया। जैसे कि नेहरूवादी मॉडल में क्या था कि उत्पाद उन्मुख यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया इनके द्वारा कि रोजगार उन्मुख यहाँ पे होना ही होना चाहिए। और मूलतः देखा जाए तो गाँवों पे सबसे अधिक फोकस किया गया, केंद्रीकृत के जगह यहाँ पे विकेंद्रीकरण पे अधिक फोकस किया गया यहाँ पे। तो कुल मिला के यही सारी बातें हैं यहाँ पे देखेंगे 1944 में कही गई गांधीवादी योजना के तहत श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा। कुछ और भी ऑप्शन है जैसे कि एनआर सरकार है, इसके अलावा कस्तूरी लाल भाई है। दोनों का संबंध यहाँ पे हो जाएगा उद्योगपति से, उद्योगपति से। जैसे कि कस्तूरी लाल भाई ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया उद्योग के क्षेत्र में। माना जाता है कि इनके द्वारा एक मिल से 7 मिलों तक का सफ़र तय किया गया, मैंने एक मिल से 7 मिलों की इनके द्वारा यहाँ पे स्थापना कर ली गई। उसी तरीके से यहाँ पे जयप्रकाश नारायण काफ़ी फेमस नाम। देखिए, जयप्रकाश नारायण ये भी गांधीवादी विचारधारा से काफ़ी प्रभावित थे असहयोग आंदोलन के दौरान, लेकिन आगे चल के चले गए स्टडी करने के लिए यूएसए में। और माना जाता है कि वहीं जाके इनके द्वारा जो मार्क्सवादी विचारधाराओं से मतलब परिचित हुए, उनके बारे में डिटेल्स वहाँ पे अध्ययन किया। फिर ये 1929 में जब ये भारत आएंगे तो फिर माना जाता है कि गांधी के द्वारा नेहरू के द्वारा इनको इनवाइट किया गया कि आइए कांग्रेस से जुड़िए, और 1929 में आके ये आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को यहाँ पे ज्वाइन भी कर लेंगे। 1932 में जब यहाँ पे नमक सत्याग्रह चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो उस समय 1 साल के लिए इनको जेल में डाला गया। उसके बाद से देखेंगे ना, जब से कांग्रेस से जुड़े कई सारी इवेंट में आगे चल के कई सारी क्रांतिकारी गतिविधियों में पार्टिसिपेट करते रहे। जैसे कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार यहाँ पे शुरू हुआ तो अंग्रेज़ों की डिमांड थी कि भारत के लोग, खासकर जो भी कांग्रेस है, वो हमारा क्या करे, सपोर्ट करे। तो 1939 में उसके भी पूरी तरीके से खिलाफ आ जाएंगे, अंग्रेज़ों के खिलाफ आ जाएंगे, जेल में डाल दिया जाएगा, फिर से जेल से निकल जाएंगे। फिर 1942 में जब भारत छोड़ो का आंदोलन होगा, फिर उस समय इनको यहाँ पे 1943 में इनको यहाँ पे जेल डाला जाएगा, हजारीबाग जेल आप लोगों ने नाम सुना होगा। वहाँ से भागेंगे, नेपाल के तराई क्षेत्रों में जाएंगे, गुरिल्ला वार को अपनाएंगे और 1946 तक देखेंगे तो बिल्कुल ही ये अब हिंसक विचारधाराओं को समर्थन करते हुए नजर आएंगे। 1946 में तो कांग्रेस के नेताओं को यहाँ तक बोल देते हैं कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ और अधिक उग्र होने की ज़रूरत है। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना है जयप्रकाश नारायण से संबंधित, ठीक है। बीपीएससी में भी प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे आगे चल के 1975-76 का जो आंदोलन चल रहा था, खासकर यहाँ पे देखा जाए तो जो लोकतंत्र विरोधी बचाओ आंदोलन आपातकाल के खिलाफ, तो उस समय भी इनको जेल में डाला गया था। मरणोपरांत इनको आगे चल के 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है, एक कलर चेंज नहीं हुआ। अशोक है, पराक्रमक है, समुद्रगुप्त है, पियादस्सी है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, क्रमादित्य है, स्कंदगुप्त है, इसके अलावा इधर विक्रमादित्य है। एक तरफ सम्राट है और दूसरी तरफ शीर्षक है। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे अन्य नाम या उपाधि तो भी बिल्कुल सही होगा। जैसे कि अशोक के बारे में आप लोग जानते हैं, पियादस्सी के रूप में जाना जाता है। वैसे ही समुद्रगुप्त जो कि पृथ्वी प्रथम वीर के नाम से भी जाना जाता है,
तो समुद्रगुप्त का संबंध यहाँ पे हो जाएगा, देखेंगे तो पराक्रमक, पराक्रमक की उपाधि धारण की गई थी चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा विक्रमादित्य की, और स्कंदगुप्त के द्वारा यहाँ पे हो जाएगा क्रमादित्य की। तो इस प्रकार देखेंगे तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1 का 2, बी का 1, ऐसा एक ही ऑप्शन है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। निम्नलिखित में से कौन अलेक्जेंडर के साथ भारत नहीं आया था? सिकंदर के साथ देखिए इसमें भारत कौन नहीं आया था, तो इसमें देखेंगे तो 3 तो नाम मुझे साफ साफ दिख रहा है जो सिकंदर के साथ आया हुआ था। निर्याकस है, अनेसिक्रिट्स है, अरिस्टोब्यूलस है। अगर इन तीनों के बारे में यहाँ पे चर्चा किया जाए तो देखिए तीनों का तीनों यहाँ पे सिकंदर के साथ भारत आया हुआ था, जिसमें देखेंगे तो निर्याकस एक सेनापति के रूप में मौजूद था, और वहीं देखेंगे अनेसिक्रिट्स और अरिस्टोब्यूलस पूरी तरीके से इतिहास के रूप में, माने इतिहासकार के रूप में ये लोग मौजूद था। मल्टी टैलेंटेड आदमी था खासकर, ठीक है, इतिहासकार के साथ साथ ये लोग सेना का भी कार्य किया करता था, तो ये लोग आया हुआ था। डाइमेकस देखेंगे ना, तो डाइमेकस आया हुआ था ये बिंदुसार के समय, बिंदुसार के समय। डाइमेकस कौन था? तो जो सीरियाई जो शासक था, सीरियाई जो शासक था उसी का कह सकते हैं कि राजदूत था, जिसका नाम था एंटियोकस प्रथम। एंटियोकस प्रथम जो सीरियाई राजदूत था उसी के द्वारा यहाँ पे डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा जाता है। लेकिन बिंदुसार से पहले देखेंगे तो आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ही था, चंद्रगुप्त मौर्य था। यहाँ पे एक प्रश्न बनाता है, यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो आया था मेगास्थनीज आया था, मेगास्थनीज यहाँ पे आया हुआ था। तो प्रश्न ऐसे बना देता है कि मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कौन था? देखिए मेगास्थनीज के बाद यही डाइमेकस ही आएगा, इसीलिए मेगास्थनीज का यहाँ पे उत्तराधिकारी के रूप में डाइमेकस को ही यहाँ पे जाना जाता है। तो थोड़ा कोरिलेटिव लिंक, ठीक है, करने का प्रयास कीजिए, कोरिलेट करने का प्रयास कीजिए। एग्जाम में आसानी से बहुत सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, खासकर ठीक है ये यूपीपीसीएस बीपीएससी में, यूपीएससी में तो बहुत सारे अब एलिमिनेटिंग ऑप्शन थोड़ा चैलेंजिंग हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे एक तरफ दिया हुआ है यहाँ पे बुक्स का नाम, और एक तरफ दिया हुआ है देखेंगे तो राइटर का नाम दिया हुआ है। इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, द नेचुरल। पोलेमी हिस्ट्री दिया हुआ है, जबकि पोलेमी हिस्ट्री नहीं है, द नेचुरल को यहाँ पे लिखा गया है प्लिनी के द्वारा। प्लिनी पूरा नाम है प्लिनी द एल्डर नाम है उसका, और इसमें पूरा का पूरा रोमन साम्राज्य के बारे में बताया गया है, रोमन साम्राज्य के बारे में द नेचुरल हिस्टोरिका में यहाँ पे बताया गया है। और रोमन साम्राज्य के साथ साथ देखेंगे तो उस समय के समकालीन जो भी व्यापारिक संबंध था, विदेशी संबंध था, उसके भी बारे में द नेचुरल हिस्ट्री में बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं लाइफ ऑफ वेन है, यहाँ पे वेनसांग से संबंधित है। वेनसांग वहीं जो चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के समय भारत में आया हुआ था, इसके द्वारा यहाँ पे लिखा गया है लाइफ ऑफ वेन। एक और था सी यू का, ध्यान रखिएगा, सी यू का, जिसमें वेस्टर्न वर्ल्ड के बारे में उसने पूरा चर्चा किया हुआ था। उसके बाद सी है यहाँ पे हिस्टोरियल, पोम्पियस स्ट्रोगस फिलिपिकल के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है। पूरा देखेंगे तो ये भी एक रोमन इतिहासकार था। मतलब लगभग मेरे ख्याल से 43-44 पुस्तकों में देखेंगे तो इतिहास की किताबें इसने बड़ी मात्रा में लिखी, और पूरे उसको बंच किया गया, और उसी को यहाँ पे बोला जाता है फिलिपिका भी बोला जाता है, फिलिपिका भी यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे द हिस्ट्रीज हेरोडोटस के द्वारा, इसको इतिहास के पिता के रूप में भी यहाँ पे जाना जाता है, लगभग 440 ईस्वी के आसपास, ठीक है, द हिस्ट्रीज हेरोडोटस के द्वारा यहाँ पे, ठीक है, यूनानी में लिखा गया है। नेक्स्ट है मुगल बादशाह जहांगीर ने अंग्रेज खान की उपाधि किसे दी थी? काफ़ी आसान सा जवाब होगा, विलियम हॉकिंस, विलियम हॉकिंस को दी थी। देखिए विलियम हॉकिंस को यहाँ पे माना जाता है कि तुर्की का अच्छा जानकार था, तुर्की का। और जब भी हम लोग मुगलों की बात करते हैं, बाबर की बात करते हैं, तो मातृभाषा के रूप में उन लोगों का तुर्की ही था। तो जैसे बाबर के बाद देखेंगे तो हुमायूं आएगा, फिर अकबर आएगा, फिर उसके बाद से जहांगीर आएगा। तो देखिए ब्लड रिलेशन है, तो मातृभाषा से संबंधित दरबार में रहने वाले लोग भी रहेंगे ही रहेंगे, जो कि बहुत लोग तुर्की आता था। तो माना जाता है कि जहांगीर को भी यहाँ पे तुर्की आता था, उसके दरबारियों को भी तुर्की आता था। तो जब जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस आया तो तुर्की बहुत अच्छा बोला था,
और उसी से काफ़ी ये कह सकते हैं ना प्रभावित हुआ था, इन्फ्लुएंस हुआ था जहांगीर, और उसको यहाँ पे अंग्रेज़ खान की उपाधि दिया था। अंग्रेज़ खान की उपाधि के साथ साथ माना जाता है कि उसके द्वारा यहाँ पे सूरत में व्यापारिक कारखाना बसाने की भी यहाँ पे अनुमति दिया गया था। 1611 में ये विलियम हॉकिंस वापस से चला जाएगा। कुछ और भी नाम है पुर्तगालियों से संबंधित, जैसे कि हेनरी द नेविगेटर। मैंने समझिए इतना इम्पोर्टेंट नाम है हेनरी द नेविगेटर, पुर्तगाली में खोजी व्यक्ति के रूप में इसको यहाँ पे जाना जाता है, और काफ़ी मेहनत किया मैप वगैरह बनाने में, भारत के या फिर अफ्रीका के पश्चिमी तटों को खोजने में। तो हेनरी द नेविगेटर आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। उसके बाद से कुछ और भी नाम है, जैसे कि यहाँ पे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा हो जाएगा। यहाँ पे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत का पहला, कह सकते हैं पहला पुर्तगाली गवर्नर यही था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। कोचीन में, कन्नौर में, इन सारी जगहों पे देखेंगे तो इसने कुछ यहाँ पे किला बनाने में सफलता पाई। अल्बुकर्क होगा यहाँ पे पुर्तगाली वायसराय, दूसरा यहाँ पे होगा। जब अल्मेडा पहला है यहाँ पे, तो यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने, सॉरी अल्बुकर्क ने, और इसीलिए इसको पुर्तगाली का वास्तविक शक्ति का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि बहुत सारी नीतियाँ, ब्लू वाटर पॉलिसी हो गया या फिर भारतीय महिलाओं से वैवाहिक नीति हो गया, गोवा को हो गया, उसमें देखेंगे तो इसने गोवा पर आक्रमण किया हुआ था। उसमें देखेंगे तो बीजापुर का जो सुल्तान था इस्माइल आदिल शाह था, ठीक है, जो गोवा का ही शासक था, तो गोवा को इसने छीना हुआ था। इधर देखेंगे तो जो भी विदेशी जो व्यापारिक लोग थे पर्शियन गल्फ के साइड से, मुस्लिम जो व्यापारी थे, उन लोगों को भी इसने पराजित किया हुआ था। इधर मन्नान की खाड़ी की तरफ, ठीक है, वहाँ पे भी, ठीक है, इसने कुछ युद्ध लड़ा हुआ था। कुल मिला के यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी जान ही रहे हैं, यहाँ पे नीले वाटर की जो नीति है ने भी माना जाता है कि शुरुआती तौर पे पुर्तगालियों की काफ़ी अच्छी थी। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सातवां भाग है? तो देखिए सातवां जो भाग है यहाँ पे मित्र है। अब 7 भाग है, सातों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे कि हम लोग एक एक भाग को यहाँ पे देखते हैं। नंबर 1 है यहाँ पे राजा। राजा के बाद दूसरे नंबर में हो जाएगा अमात्य। अमात्य जिसको नौकरशाह बोला जाता है, अमात्य, नौकरशाह। तीसरे नंबर पे आता है यहाँ पे जनपद। जनपद के बाद यहाँ पे हो जाएगा दुर्ग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा दुर्ग के बाद कोस, और छठे नंबर पे हो जाएगा दंड, और 7वें नंबर पे हो जाएगा यहाँ पे मित्र। यहाँ पे आपको ध्यान ही होगा, ठीक है, जो चाणक्य है जिसकी पहचान यहाँ पे विष्णुगुप्त या कौटिल्य के रूप में की जाती है, जो कि मल्टी टैलेंटेड आदमी, एक शिक्षक, अर्थशास्त्री, न्यायविद, दार्शनिक, सलाहकार के रूप में देखेंगे तो खुद वो तो चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे, आगे चल के उसके पुत्र बिंदुसार के भी सलाहकार यहाँ पे रह चुके थे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है यहाँ पे, ठीक है, चंद्रगुप्त का, यहाँ पे सॉरी चाणक्य का नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा, चाणक्य के द्वारा जो लिखी गई है, उसी अर्थशास्त्र में यहाँ पे राजा के बारे में बताई गई है कि राजा को अगर पूरी तरीके से साम्राज्य को एक ऊंचाई तक लेके जाना है, साम्राज्य विस्तार करना है, तो इन सातों ही चीज़ों को राजा को बहुत अधिक क्या करना है, ध्यान देना है। तभी जाके उसका राज्य, उसकी प्रजा यहाँ पे समृद्ध हो पाएगी, उस क्षेत्र का, उस राज्य का विकास हो पाएगा। तो 7 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब 7वां भाग कौन है यहाँ पे, देख पा रहे मित्र ही है यहाँ पे। पूछ सकता है चौथा भाग कौन है, दूसरा भाग कौन है, तो इसको थ्रो आउट एक बार आप लोग देखने का जरूर प्रयास करें। प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल में सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या मानी जाती है? देखिए ऋग्वैदिक काल में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो गाय से संबंधित है, अघन्या जिसे बोला जाता है। तो गाय को काफ़ी ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे मानी जाती थी मूल्यवान संपत्ति के रूप में, क्योंकि गाय से यहाँ पे जो दूध प्राप्त होता था, घी बनाने में प्रयोग उस समय भी लाया जाता था, तो काफ़ी ही बड़ा रोल था इसमें। खासकर ऋग्वैदिक काल के लोगों में जो आजीविका के साधनों में देखेंगे तो दूध बहुत बड़ा रोल यहाँ पे प्ले कर रहा था। तो इसीलिए गाय सबसे इम्पोर्टेंट संपत्ति के रूप में यहाँ पे मौजूद थी। गायों के लिए लड़ाई होती थी, चोरी भी होती थी उस समय। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देखेंगे तो कृषि तो था ही, गाय होते यहाँ पे कृषि, इसके साथ साथ पशुपालन, ठीक है, इन दोनों में ही यहाँ पे एक अच्छा खासा इम्पोर्टेंट रोल था यहाँ पे, कृषि और पशुपालन में, ठीक है।
निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के शासनकाल में नहीं हुआ था? यहाँ पे देख पा रहे दिल्ली का लाल किला, आगरा किला, इलाहाबाद किला, लाहौर का किला। एक ऑप्शन ऐसा है जो एकदम कट जाएगा, दिल्ली का लाल किला। बाकी जो 3 किला है अकबर के द्वारा निर्माण किया गया था। तो बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं। जैसे नंबर 1 है यहाँ पे दिल्ली का लाल किला। देखिए दिल्ली का जो लाल किला है इसका जो निर्माण मुगल सम्राट शाहजहाँ के द्वारा यहाँ पे करवाया गया था। शाहजहाँ के द्वारा। टाइम पीरियड की बात करें तो लगभग 1638 के आसपास, ठीक है, इसका निर्माण हुआ था, अप्रैल मई महीने के आसपास। इससे संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पे बन जाता है कि देखिए इसका जो वास्तु कला के रूप में कौन था, किसने इसका आर्किटेक्ट किया था, डिजाइन किया था? तो इसका नाम है यहाँ पे उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। और उस्ताद अहमद लाहौरी ने ही यहाँ पे देखेंगे तो वास्तुकार के रूप में, लाल किला का तो है ही, ताजमहल के भी वास्तुकार के रूप में उसको यहाँ पे जाना जाता है। इसको यहाँ पे आगे चल के देखेंगे, आज़ादी के बाद से 2007 में यूनेस्को की साइट में यहाँ पे शामिल किया गया। तो ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है प्रश्न। उसके बाद से देखेंगे यहाँ पे मुगलों के जितने भी शासक आए, तो आगे चल के देखेंगे कि बहादुर शाह जफर तक यहाँ पे सबके सब इसी लाल किला में ही रहेंगे। तो उनका कह सकते हैं कि राजभवन के रूप में यही था दिल्ली का लाल किला। उसके बाद से यहाँ पे आगरा का किला देख लीजिए। यहाँ पे 1565 से लेकर 73 के बीच इसका यहाँ पे निर्माण कराया गया था, अकबर के द्वारा ही कराया गया था। 1983 में इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। उसके बाद है यहाँ पे इलाहाबाद का किला, यमुना के तट पे अकबर के द्वारा ही इसको बनाया गया था। अबुल फजल के द्वारा जो अकबरनामा जो लिखा गया है, अकबरनामा में इस किले की खूब चर्चा की गई है। लाहौर का किला, देखिए लाहौर का किला पहले से यहाँ पे बना हुआ था, लेकिन अकबर जब आया तो माना जाता है कि कई सारा, लगभग देखेंगे 21 उल्लेखनीय स्मारक, ठीक है, उस किले में यहाँ पर बनवाया गया था, जिसमें काफ़ी एक बड़ा जो रोल था अकबर का भी था। तो इसीलिए यहाँ पे लाहौर के किले का भी जो बनवाने के लिए जो श्रेय दिया जाता है, काफ़ी हद तक अकबर को दिया जाता है। दक्षिण भारत के पोलिंगार कौन थे? देखिए जो पोलिंगार लोग थे दक्षिण भारत में, क्षेत्रीय प्रशासक और सैन्य नियंत्रक। आपको देख कर ऐसा लगेगा, थोड़ा एकता वाला फीलिंग आएगा, सामंतवादी वाली फीलिंग आएगी, या फिर थोड़ा बहुत हो सकता है कि जो मुगल काल में जो चल रहा था, ठीक है, मनसबदार वाली भी फीलिंग आएगी। तीनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन काफ़ी हद तक पोलिंगारों में देखेंगे तो सब समानताएं यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। दक्षिण भारत में देखेंगे लगभग 16वीं शताब्दी में, ठीक है, एक नया जो पद शुरू किया गया, पोलिंगार के रूप में शुरू किया गया। अब जो भी यहाँ पे दक्षिण भारत के जो शासक होते थे, क्योंकि शासक का इतना बड़ा क्षेत्र है, तो कुछ क्षेत्रों में देखेंगे तो क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक के रूप में, एक उप सामंत के रूप में भी आप इसे समझ सकते हैं, इन लोगों के यहाँ पे नियुक्ति की जाती थी। अब ये यहाँ पे जब पोलिंगार जब मौजूद है तो जो भी यहाँ पे एक्टिविटी होती थी, धार्मिक क्रियाकलाप, परियोजना, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, उन सारी ही चीज़ों को ये पोलिंगार लोग ही लागू करवाता था। देवी काली की लोग पूजा करता था। माना जाता है कि औरंगजेब का जब दक्षिण अभियान हुआ तो पोलिंगारों ने इसका काफ़ी विद्रोह किया, जिसकी वजह से वे उसके अंडर कंट्रोल में नहीं आए थे। कुछ इम्पोर्टेंट पोलिंगारों का नाम है, एग्जाम में पूछा जाता है, मूवी भी बन चुका है। जैसे कि एक अच्छा नाम है इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, नरसिम्हा रेड्डी, वो भी एक पोलिंगार की कैटेगरी में ही थे। और वीर पांड्या कटम्बन पर यहाँ पे हो जाएगा, धीरन चिन्नमलाई हो जाएगा, ठीक है, मारूड बंधु हो जाएगा। तो ऐसे जो पोलिंगार थे एक क्षेत्र में पूरी तरीके से एक शासक की तरह होते थे, जो अगर पोलिंगार अच्छा है तो अपने प्रजा की क्या करेगा, भलाई भी करेगा। एक बड़ा अच्छा नाम है यहाँ पे, ठीक है, नरसिम्हा रेड्डी का, जिसमें मूवी भी बन चुकी है। तो इन सारी बातों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना ही रखना है। जब शासक कमज़ोर पड़ने लगे, जब ब्रिटिश शासन दक्षिण भारत में फैलता चला गया, तो माना जाता है कि पोलिंगारों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ यहाँ पे पूरी तरीके से, ठीक है, विद्रोह किया था। शुरुआती संघर्ष में देखेंगे, ठीक है, स्वायत्ता को लेकर, इंडिपेंडेंसी को लेकर देखेंगे, ठीक है, तो उनके भी द्वारा विद्रोह किया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी है पोलिंगार। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित पार्टी का नाम क्या है? काफ़ी फेमस पर्सनालिटी, इनके पार्टी का नाम है यहाँ पे क्रांतिकारी साम्यवादी दल। क्रांतिकारी साम्यवादी दल। सोमेंद्र नाथ टैगोर, जैसे कि आप इनका सर नेम देख रहे हैं यहाँ पे, जो भी यहाँ पे सर नेम है, टैगोर से ही, ठीक है, टैगोर फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के पोते थे। रविंद्रनाथ टैगोर के पोते थे।
1 अगस्त 1934 के आसपास, 1934 के आसपास माना जाता है कि क्रांतिकारी साम्यवादी दल की यहाँ पे स्थापना की गई थी इनके द्वारा। और काफ़ी अभी मल्टी टैलेंटेड आदमी थे, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर थे, सभी भाषाओं के ज्ञाता थे, रूसी, फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश, बंगाली, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा इनके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट कृतियाँ भी है, बुक जो लिखी गई है, पूछा जा सकता है, जैसे कि रूस हो गया, त्रयी, जात्री, रविंद्रनाथ ज्ञान, गांधी, क्रांति की रणनीति और कार्यनीति। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रख कर चलना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके अलावा देखेंगे भारतीय बोल्शेविक जो पार्टी है, इसकी स्थापना की गई थी 1939 में। 1939 में यहाँ पे देखेंगे भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना एन मजुमदार के नेतृत्व में, इसका मुख्यालय नागपुर था उस समय। वैसे ही ये बोल्शेविक लेनिनवाद पार्टी है यहाँ पे, बोल्शेविक, ठीक है, एक थे ना मेनशेविक, एक थे बोल्शेविक थे, खासकर 1917 की रूस की क्रांति में। तो बोल्शेविक पार्टी जिसका नेतृत्व लेनिन कर रहा था, वही है, उसी की एक शाखा है, 1942 में की गई थी। इसकी एक जो ब्रांच थी कलकत्ता में थी, कलकत्ता में ही थी यहाँ पे, ठीक है, कलकत्ता में ही कह सकते हैं स्थापना की गई थी। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी है, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की यहाँ पे स्थापना की गई थी 1940 में, ठीक है, एम.एन. राय के नेतृत्व में भी यहाँ पे किया गया था। तो बहुत सारी देखेंगे भारत में, तो जो भी साम्यवादी जो दल है, मार्क्सवादी दल है, आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि एग्जाम में क्या पूछ रहा है, अदरवाइज कई बार मिसकंसेप्शन भी होने लगता है, जिसकी वजह से प्रश्न गलत हो जाता है, जानते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया हुआ था? इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना इसी के द्वारा की गई थी, दंती दुर्ग के द्वारा। दंती दुर्ग का भी और नाम है, जैसे कि दंती दुर्ग को दंती वर्मन, दंती दुर्ग द्वितीय के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसकी जो राजधानी थी कर्नाटक के गुलबर्गा में थी, कर्नाटक के गुलबर्गा में थी। माना जाता है कि इसके द्वारा यहाँ पे चालुक्य शासकों को पराजित किया गया था। और एलोरा की गुफाओं में इसकी चर्चा है, यहाँ पे देखेंगे एलोरा की गुफाओं में। और जब चालुक्य शासकों को पराजित किया था, तो ऐसे में जो भी शासक होता था ना, कि कुछ न कुछ उपाधि जरूर धारण करता ही करता था। कहीं मंदिर बनवा लिया उसके याद में, कहीं शहर बनवा लिया, कुछ उपाधि धारण कर लिया। तो दंती दुर्ग ने भी चालुक्यों को हराने के उपलक्ष्य में दो उपाधि धारण किया। एक तो है यहाँ पे परमेश्वर, और दूसरा है यहाँ पे राजधीराज, राजधीराज की उपाधि इसके द्वारा धारण की गई थी। हिरण्य जो गर्भ जो नामक अनुष्ठान यहाँ पे देख रहे हैं, जिसका सीधा सा मतलब है यहाँ पे स्वर्ण गर्भ, स्वर्ण गर्भ। जो भी लोग उस समय देखेंगे बड़े बड़े अनुष्ठान करवाता था, राज सत्ता को वैध बनाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए, साम्राज्य विस्तार के लिए, बहुत सारे कारण होते थे, उसमें दंती दुर्ग ये सब करवा रहा था, ठीक है। कुछ और भी नाम है, जैसे कि मयूर शर्मन देखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, कदम्ब वंश के संस्थापक के रूप में मौजूद मयूर शर्मन। छोटा सा वंश है कदम वंश, लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। बहुत सारे राजवंश पूछा गया है, लेकिन कदम वंश आपको यदा कदा ही एग्जामों में देखने के लिए मिलेगा, तो क्या पता इस बार पूछ ले। टाइम पीरियड है मयूर शर्मन का 345 से लेकर 365 ईस्वी के आसपास। उसके बाद हरिश्चंद्र है, यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र का नाम आप लोगों ने सुना ही सुना है, ठीक है, हरिश्चंद्र महाभारत, ठीक है। अत्रेय ब्राह्मण, मार्कंडेय पुराण हो गया। इसके अलावा देखेंगे तो भागवत पुराण, रामायण, बहुत सारे जो भी यहाँ पे किंवदंतियाँ हैं, उसमें हरिश्चंद्र का नाम आपको मिलेगा ही मिलेगा। इक्ष्वाकु शासक के रूप में ये भी मौजूद थे। हर्ष के बारे में पता है आपको, इसमें वर्धन लगा लीजिए, ठीक है, हर्षवर्धन यहाँ पे हो जाएगा। तो उत्तर भारत को खासकर 7वीं शताब्दी में आते आते काफ़ी ही एक सुदृढ़ता प्रदान की थी हर्षवर्धन ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पानीपत का पहला युद्ध, खानवा है, घाघरा है, चंदेरी है, इन सारे युद्धों को बिल्कुल आपको कंटेस्ट होना चाहिए। देख पा रहे हैं ना किस तरीके से पूछा जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, इसीलिए आपको यहाँ पे ध्यान में रख के चलना होगा। पानीपत का पहला युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, इसमें आप लोग देखते चलिए, ठीक है। जैसे कि इसका गलत यहाँ पे है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध है यहाँ पे 1528 ईस्वी के आसपास, ध्यान रखेंगे 1528 ईस्वी के आसपास है। खानवा के जस्ट बाद यहाँ पे लड़ा गया था। चंदेरी का युद्ध का जो सबसे बड़ा कारण था किला को लेके, चंदेरी का जो किला था, जिसमें एक तरफ था बाबर साम्राज्य विस्तार के लिए, और दूसरे तरफ था यहाँ पे मेदिनी राय।
किला तो एक बहाना था, इसे कह सकते हैं वर्चस्व की एक लड़ाई थी, उत्तर भारत में शासन किसका होगा, क्योंकि लोधी वंश का तो खात्मा कर ही दिया बाबर ने, मुगल की यहाँ पे नींव डाल दी थी, अभी चाह रहा था साम्राज्य विस्तार करना। दूसरे तरफ जो भी मजबूत हिंदू शासक मौजूद थे वे भी अपना चाह रहे थे दिल्ली में कंट्रोल करने की। तो यही होगा यहाँ पे चंदेरी का युद्ध, चंदेरी के किले को लेके। इसमें माना जाता है कि बाबर ने शांति प्रस्ताव के रूप में चंदेरी के बदले मेदिनी राय को बोला हुआ था, नया नया आया हुआ था बाबर, कि तुम शम्सबाद को ले लो, शम्सबाद को ले लो। लेकिन यहाँ पे चंदेरी सॉरी मेदिनी राय ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। पानीपत का पहला युद्ध आसान सा है, 1526 में ही हुआ है, 21 अप्रैल 1526 को। फाइनली दिल्ली सल्तनत के अंत का कारण बनेगा और मुगल साम्राज्य की यहीं से नींव रखी जाएगी। खानवा का युद्ध देखेंगे 1527 में यहाँ पे होगा। खानवा का युद्ध राजस्थान के भरतपुर में पूछा जा सकता है, राजस्थान के भरतपुर के क्षेत्रों में हुआ है। यहाँ पे भी देखेंगे बाबर वर्सेज राणा सांगा के बीच, जहाँ पे राणा सांगा माना जाता है कि जो राजपूत लोगों का, ठीक है, संघ के रूप में, ठीक है, प्रतिनिधित्व राणा सांगा के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा था। इसके रिजल्ट को लेकर बहुत अधिक कंट्रोवर्सी है, ठीक है, कि कौन जीता था, लेकिन अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि बाबर जीता था, लेकिन कंट्रोवर्सी तो बनी ही रहती है। उसके बाद यहाँ पे घाघरा का युद्ध है 1529 में। देखेंगे तो बाबर का अंतिम युद्ध भी बोला जाता है। यूपी में जो क्षेत्र है गोरखपुर का, वहीं पे घाघरा नदी है। बिहार से संयुक्त सेना यहाँ पे, ठीक है, गई हुई थी लड़ाई करने के लिए बाबर से। यह एकमात्र ऐसी लड़ाई है, देखेंगे घाघरा का जो युद्ध है, जो जल और थल दोनों ही जगह लड़ा गया था, जल और थल, ध्यान रखेंगे। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स, एक आदमी, देख रहे हैं ना यहाँ पे हिंदी है थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है, वन मैन बाउंड्री फोर्स, एक आदमी सीमा बल के रूप में किसने संबोधित किया हुआ था? करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे माउंटबेटन। माउंटबेटन के द्वारा ही यहाँ पे बोला गया था। माउंटबेटन से संबंधित बहुत सारा प्रश्न पूछता है। देखिए माउंटबेटन जो था, ठीक है, उस समय देखेंगे तो एक ब्रिटिश रॉयल नेवी अधिकारी था, ब्रिटिश, ठीक है, नेवी अधिकारी के रूप में वो मौजूद था, ठीक है। और भारत के रूप में देखेंगे तो स्वतंत्र भारत का, ठीक है, स्वतंत्र भारत का कह सकते हैं कि पहला गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल। और दूसरी तरफ ये भी पूछा जाता है कि अंतिम वायसराय कौन था, तो अंतिम वायसराय भी कौन था यहाँ पे? माउंटबेटन, माउंटबेटन ही था। तो दोनों ही प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे हो जाएगा माउंटबेटन। कोई दिक्कत यहाँ पे आप लोग को नहीं होना चाहिए। उसके बाद कुछ और भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसको यहाँ पे दक्षिण पूर्वी एशिया कमान का सर्वोच्च अधिकारी के रूप में इसको नियुक्त किया गया था। और आगे चल के देखेंगे 1952 में जो मेडिटेरियन सी था वहाँ का, ठीक है, जो जहाज़ों का बेड़े के प्रधान के रूप में इसको नियुक्त किया गया था। नाटो का इसको हेड भी चुना गया था, नाटो का इसको अध्यक्ष भी चुना गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न माउंटबेटन को। चर्चिल है, देख पा रहे हैं चर्चिल, देखिए 2 बार ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनेगा। एक तो बनेगा यहाँ पे 1900 लगभग 40 से 45 पहला टर्म में, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध होगा, भारत हाथ से निकल जाएगा। 1945 में फिर चुनाव होगा तो इटली की सरकार बन जाएगी। लेकिन फिर से जब चुनाव होगा 1951 में तो फिर ये चर्चिल जीत के आएगा। मैंने चर्चिल की जो पॉलिसी है हमेशा ही देखेंगे तो भारत विरोधी ही है। यह एक ऐसा व्यक्ति था जो देखेंगे कि ब्रेकफास्ट के साथ भी अल्कोहल कंज्यूम करता था, ठीक है, काफ़ी अलग कैरेक्टर का। उसके बाद है यहाँ पे इटली है, लेबर पार्टी की सरकार बनी थी 1945 में, जिसकी वजह से साइमन कमीशन को भेजा गया था भारत को, देखा जाए तो, ठीक है। इटली के समय ही यहाँ पे पूर्ण रूप से यहाँ पे भारत को आज़ाद किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंटन भी है यहाँ पे, दक्षिण पश्चिम सीमा प्रांत में देखेंगे उस समय जब स्थिति काफ़ी ख़राब थी तो इसको सैन्य दल का चिकित्सा हेड के रूप में नियुक्त किया गया था सिंटन को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सत्र के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुनी हुई थी? किस सत्र के लिए यहाँ पे चुनी हुई थी? तो देखिए पहली महिला जो अध्यक्ष चुना गया था कलकत्ता अधिवेशन 1917 के लिए। आप लोग कमेंट करेंगे कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी और उनको किस सत्र के तहत यहाँ पे चुना गया था, ठीक है। तो कलकत्ता अधिवेशन आप लोग समझ गए होंगे, इनका संबंध यहाँ पे हो जाएगा एनी बेसेंट से। एनी बेसेंट के बारे में देखें तो वह आयरिश लेडी थी, लेकिन भारतीयों के फेवर में, भारतीय खासकर स्वशासन का प्रबल समर्थित थी। आयरलैंड में भी अंग्रेजों ने देखेंगे ना तो अच्छा खासा अपना कहर ढाया हुआ था। हालांकि अमेरिकी क्रांति के बाद से आयरलैंड को भी यहाँ पे इंडिपेंडेंट किया गया था, लेकिन प्रभाव तो काफ़ी था उस समय भी।
तो ये आपको ध्यान रखना है। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट पूरी तरीके से मल्टी टैलेंटेड महिला के रूप में मौजूद थी। समाजवादी महिला हो गया, कार्यकारी महिला, शिक्षाविद, समाज सेविका, परोपकारिता, मतलब मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, भारतीयों के फेवर में जो कार्य कर रही थी। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में ही उनको कांग्रेस का अध्यक्ष चुना यहाँ पे गया था। माना जाता है कि उनके द्वारा 1898 में यहाँ पे केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की यहाँ पे स्थापना की गई थी। केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, और बीएचयू के भी एक संस्थापक सदस्यों में से एनी बेसेंट को यहाँ पे जाना जाता है। उनके द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट जो बुक्स हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कृतियाँ हैं, जैसे कि योग का परिदृश्य, योग के बारे में लिखा। इसके अलावा देखेंगे तो कर्म के बारे में लिखा। रिलीजन बेस देखेंगे यहाँ पे ईसाइयत के बारे में, ईसाई धर्म के बारे में, ईसाई धर्म में, ठीक है, जनसंख्या कानून के बारे में लिखा, जनसंख्या कानून के बारे में लिखा। आगे चल के इनके द्वारा माना जाता है कि यहाँ पे ब्रह्म विद्यावादी को अपनाया गया था, ब्रह्म विद्यावती अपनाया गया था, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा, ब्रह्म विद्यावादी को अपनाया गया था। तो अब ये बता रही है कि मैंने क्यों अपनाया, ठीक है, इस बुक में पूरा डिटेलिंग यहाँ पे की गया है। मनुष्य के 7 सिद्धांत काफ़ी फेमस है, मनुष्य के 7 सिद्धांत काफ़ी फेमस है, इसे भी आप लोग पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी अधिवेशनों की जैसे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि गया अधिवेशन हो गया। गया अधिवेशन 1922 में किया गया था। इसकी जो अध्यक्षता की गई थी चित्तरंजन दास के द्वारा, CR दास के द्वारा। उसी तरीके से यहाँ पे इलाहाबाद अधिवेशन है 1921 में की गई थी, हकीम अजमल खान के द्वारा। नाम याद रखेंगे, एग्जाम में कम पूछा जाता है लेकिन पूछा जाता है। लखनऊ अधिवेशन 1916 में है यहाँ पे, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। लखनऊ में 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? बहुत आसान सा प्रश्न है, आपको ध्यान होना चाहिए। बेगम हजरत महल। एक और थे लखनऊ में ही, ध्यान रखिएगा, एक और थे जिनका नाम था यहाँ पे, ठीक है, हो जाएगा लखनऊ से कादरी, पूरा नाम है यहाँ पे, ठीक है, बिरजिस कादरी, बिरजिस कादरी भी इनको बोला जाता है। इसके अलावा देखेंगे तो अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व करने वाले और भी लोग थे, जैसे कि दिल्ली में देखेंगे तो बख्त खान का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बख्त खान है वही बख्त खान है जिसको बहादुर शाह जफर के द्वारा सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। वैसे ही और भी नाम है, जैसे कानपुर में तात्या टोपे, नाना साहब के साथ साथ एक और नाम है कानपुर में, अजमुल्ला खान। बिहार में तो पता ही है आप लोगों को, ठीक है, अमर सिंह, कुंवर सिंह, दोनों भाई। राजस्थान में जो नाम है हरदयाल और जयदयाल सिंह। उड़ीसा में उज्ज्वल और सुरेंद्र शाही के द्वारा। लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? नाम ही लग रहा है लोक हितवादी, जो लोगों के लिए काम करेगा। गोपाल हरि देशमुख को, महाराष्ट्र से ये बिलोंग करते थे, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। और लोक हितवादी पत्रिका भी इनके द्वारा देखेंगे 1848 में यहाँ पे निकाला गया था। काफ़ी फेमस नाम है। इसके अलावा देखेंगे यहाँ पे तो कुछ उल्लेखनीय कार्य भी है, कृतियाँ भी है गोपाल हरि देशमुख का, जैसे पानीपत युद्ध के बारे में लिखा है, जाति भेद, लंकेचा इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, लंकेचा इतिहास, काल योग, सब आपको ध्यान रखना है। महादेव गोविंद रानाडे की हम लोग बात करें तो इनको जस्टिस रानाडे के नाम से भी जाना जाता है, जस्टिस रानाडे के नाम से भी जाना जाता है। ये भी INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे। विधवा विवाह संघ की इनके द्वारा स्थापना की गई थी, विधवा विवाह संघ। उसके बाद है ज्योतिबा फुले, खासकर अपने जातिवादी विरोधी आंदोलनों के लिए यहाँ पे जाने जाते हैं, काफ़ी फेमस नाम है ज्योतिबा फुले। इनके द्वारा कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कि तृतीय रत्न, तृतीय रत्न के साथ साथ देखेंगे यहाँ पे तो पोवाड़ा, छत्रपति शिवाजी से संबंधित बातों को शामिल किया गया है। एक और है यहाँ पे, ठीक है, गुलामगिरी, सब यहाँ पे इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। लास्ट में बाल गंगाधर तिलक, इनके भी बारे में देख लीजिए। जैसे बाल गंगाधर तिलक को ही यहाँ पे महात्मा गांधी ने आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। वहीं एक ब्रिटिश लेखक है सर वैलेंटाइन डे से आप लोग नाम याद रखिएगा, सर वैलेंटाइन के द्वारा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक बोला गया था, भारतीय अशांति का जनक कहा गया था। इनके द्वारा 1916 में बेलगाम में, ठीक है, बेलगाम नहीं होगा, ठीक है, बेलगाम में यहाँ पे इनके द्वारा भारतीय होम रूल लीग की यहाँ पे शुरुआत की गई थी। कामागाटू
मारू यहाँ पे क्या था, देखिए यह एक जहाज़ का नाम था। बेसिकली देखा जाए तो यह एक जापानी जहाज़ था जो बहुत सारे भारतीयों को, जिसमें बड़े मात्रा में सिख लोग यहाँ पे मौजूद थे, 376 लोग के आसपास इसमें मौजूद थे। देखेंगे सिखों को लेकर तो कनाडा काफ़ी फेमस जगह बहुत पहले से रहा है। तो जापानी जो जहाज़ था 376 सिखों को लेकर यहाँ पे जा रही थी कनाडा। कनाडा सरकार ने इसको वापस भेज दिया। मात्र 24 लोगों को ही माना जाता है, 24 लोगों को ही, ठीक है, वहाँ पे उतरने दिया गया, बाकी जहाज़ को वापस भेज दिया गया। ये जहाज़ वापस आई भारत के पूर्वी तट पे कलकत्ता बंदरगाह पे। अंग्रेज़ों से मुठभेड़ हो गया, लगभग 22 जो कह सकते हैं कि जो लोग थे इसमें सिख लोग इसमें मारे गए। अब यही सबसे बड़ी समस्या थी, जब मारे गए तो यहाँ पे गदर पार्टी ऑलरेडी देखेंगे यहाँ पे बन चुका था। गदर पार्टी वहाँ पे इस घटना की आलोचना की। 1914 में वहीं पे कैलिफोर्निया में मतलब संगठन किया गया। उसके बाद देखेंगे तो उनके द्वारा ब्रिटिश विरोधी नीति और तेज़ी से यहाँ पे उग्र करने का प्रयास किया गया। जब भी घटना हुई, करतार सिंह सराभा हो गया और इसके अलावा रघुबर दयाल गुप्ता हो गया, तुरंत वे लोग भारत के लिए कूच पड़े। और वहाँ पे देखेंगे तो रास बिहारी बोस हो गया, सचिन सान्याल हो गया, ये सब यहाँ पे पूरा पूरा नेतृत्व कर रहे थे। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बहुत आसान सा प्रश्न है। देखिए 1946 का जो कैबिनेट मिशन का जो नेतृत्व किया जा रहा था यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन यही है, सर पेंथिक लॉरेंस के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा था। 1946 के कैबिनेट मिशन देखेंगे तो क्लीमेंट एटली की सरकार वहाँ पे बन गई थी। और उस समय देखिए प्रेशर तो लोगों भी था, वैसे भी प्रेशर दे रहा था कि वैसे जितने जल्दी हो सके उपनिवेश को क्या करो भाई, स्वायत्ता दो, आज़ाद करो। तो कैबिनेट मिशन ने यहाँ पे भेजा हुआ था, एक टीम भेजा हुआ था कैबिनेट मिशन के नाम से, जिसका उद्देश्य था कि भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाए। तो सत्ता के हस्तांतरण के लिए देखिए पूरी तरीके से यहाँ पे सरकार को भी चलाना है, संविधान को भी बनाना है। तो देखेंगे तो उन लोगों के द्वारा 3 खंडों में बांट दिया गया था, खासकर चुनाव के लिए, विधायकों के प्रतिनिधित्व के लिए 3 खंडों में देखेंगे यहाँ पे। तो ए बी सी था यहाँ पे, जैसे कि सी में था यहाँ पे इधर पूरब की तरफ असम और बंगाल हो गया। बी में है इधर, इसमें पंजाब सिंध है, इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ठीक है, प्रोविंस था, बलूचिस्तान था। वैसे ही ए में बहुत सारे यहाँ पे क्षेत्र हैं, जैसे कि मद्रास, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, बॉम्बे, बिहार, उड़ीसा, सबसे क्षेत्र यहाँ पे शामिल था। इसने, आपको ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया था, पूछा जा सकता है, ठीक है। बंगाल में 1873 का तारकेश्वर आंदोलन किसके खिलाफ था? तो देखिए तारकेश्वर आंदोलन जो खिलाफ था मंदिरों में भ्रष्टाचार से संबंधित था। इसमें कुछ नाम आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक महंत है और एक जो व्यक्ति है, कह सकते हैं कि व्यापारी है या स्टाफ भी उसको आप मान सकते हैं, जिसका नाम है यहाँ पे नोबिन। नोबिन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस आंदोलन ने पूरी तरीके से पितृसत्तात्मक व्यवस्था को फिर से स्टेबलाइज करने का प्रयास किया। अंग्रेज़ों की जो आईपीसी की जो धाराएं थी उसमें कुछ परिवर्तन करने का फिर से प्रयास किया गया। अंग्रेज़ों ने इतना तो समझ ही लिया था कि देखो 1857 की जो क्रांति हुई थी, अगर इनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया जाएगा समस्या होगी। तो पूरा का पूरा जो बंगाल था इस केस की चर्चा किया, काफ़ी लंबे समय तक एक कंट्रोवर्सी में बना रहा था। कारण यही था, देखिए एक महंत है जो कि तारकेश्वर मंदिर का पुजारी था, हुगली में देखेंगे तारकेश्वर जगह में तारकेश्वर मंदिर है। नोबिन है, इसकी नोबिन की जो पत्नी का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है, एलोकेसी, ठीक है। तो ये इसकी पत्नी है। माना जाता है कि इसकी, ठीक है, मतलब होता है ना, संतान नहीं हो रहा था उस समय एलोकेसी का, तो ये लगी जाने इस महंत के पास, जो तारकेश्वर मंदिर का जो महंत था। अब यही होता है, देखिए जाने के बाद से जब यहाँ पे बार बार जा रही है, आ रही है, तो अब